हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ASG क्लासेस में। आज की क्लास बहुत ही खास क्लास है क्योंकि आज टैली के आप वो चीजें सीखेंगे जो आपको नहीं पता और जो खासतौर पर इंटरव्यू में भी बहुत बार पूछा जाता है। हालांकि ये मुझे बहुत पहले बताना चाहिए था लेकिन मैंने बीच में मिस कर दिया, बट कोई बात नहीं है, टैली अभी खत्म नहीं हुई है तो आज हम जान लेंगे। तो क्या जानेंगे वो सारी चीजें सीखेंगे। लेकिन अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से कर दीजिए, रेड कलर से लिखा है सब्सक्राइब, क्लिक करें, सब्सक्राइब हो जाएगा। और वीडियो को भी लाइक कर दें अगर आपको पसंद आता है तो, क्योंकि बहुत बार क्या होता है पूरी क्लास लेने के बावजूद आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो आप वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। ओके तो फिलहाल आपके बीच में पहला एक नाम लिख के आ रहा है बैंक ओडी। डेफिनेटली इसका नाम तो आपने सुना ही होगा लेकिन आपको पता नहीं होगा बैंक ओवरड्राफ्ट या बैंक ओडी होता क्या है। बैंक ओडी का फुल फॉर्म होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। आपने एक चीज सुनी होगी कि बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो हिंदुस्तान से कर्जा लेकर भाग जाते हैं, लोन लेते हैं उसके बाद भाग जाते हैं। ऐसा होता कैसे, एक्चुअल में लोन आपको मिलता कैसे है। पहले तो आप लोन पास करा लेते हैं उसके बाद भाग जाते हैं, लेकिन उसके बाद हम थोड़ा सा उसको डिस्कस बाद में करेंगे, बट पहले बात कर लेते हैं बैंक ओडी की। फॉर एग्जांपल ये समझ लीजिए कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसका मैं यूज करता हूं। जैसे मान लो मुझे इस महीने मेरा क्रेडिट कार्ड 10 करोड़ रुपए का है, मैं 10 करोड़ रुपए का सामान लिया बैंक से लोन लेके और उसके बाद 10 करोड़ रुपए अदा कर दिए। जब मैं ये काम प्रोसेस लगातार करता रहता हूँ तो बैंक मुझे एक ओवरड्राफ्ट देता है। मतलब वो ये कहता है कि अगर आपको ज्यादा पैसे की जरूरत भी है तो आप निकाल सकते हैं, बाद में आप पे कर दीजिएगा। इसको हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि आपकी लिमिट से ज्यादा पैसा निकालने को हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा बैंक ओडी का मतलब क्या होता है। आपके लिमिट से ज्यादा, आपको जितनी बैंक ने लिमिट दे रखी है उससे ज्यादा जब आप पैसा निकालते हो उसको हम बैंक ओडी बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, जो कि बैंक आपकी क्रेडिट को देखते हुए आपको देती है। अगर आप जितना पैसा पहले लेते रहे और टाइम से भुगतान करते रहे तो बैंक आपको ओडी देती रहती है। एग्जाम्पल में अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो फ्लिपकार्ट ने सबसे पहले मुझे 2000 रुपए का फ्लिपकार्ट पे लेटर दिया। मैं उसका यूज करता था और समय से पहले मैंने उसका भुगतान किया तो फ्लिपकार्ट ने मुझे उसका 5000 रुपए कर दिया। 5000 के बाद उसको 15000 कर दिया और इस समय करंट टाइम में 40,000 रुपीज मेरी फ्लिपकार्ट पे लेटर लिमिट है, जो कि मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं, देख सकते हैं। तो इस समय मैं फ्लिपकार्ट से 40,000 रुपए तक की शॉपिंग कर सकता हूं। हालांकि मैंने उसका यूज भी कर रखा है। जिस मोबाइल से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं उस मोबाइल फोन को भी मैंने फ्लिपकार्ट पे लेटर के थ्रू ही परचेस करा है और बाद में मैं उसके किस्तें बेस्ती से अदा कर रहा हूं, है ना अच्छी चीज। तो ये कब देता है हमें, जब हमारी क्रेडिट लिमिट अच्छी होती है, जब हम टाइम टू टाइम पेमेंट करते रहते हैं। तो ये है बैंक ओडी। और भी बहुत ही सरप्राइजेस आपको नेम मिलेंगे, तो उनको देखिएगा और सुनिएगा और समझिएगा। आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे जिनके जवाब आप टेलीग्राम में मुझे लिखकर शेयर करेंगे। जो लोग ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन करते हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। अगला नाम अगर मैं बात करता हूं तो दूसरा नाम हमारा था बैड डेब्ट्स। नाम नया नहीं है। बैड डेब्ट्स जो नाम है कई बार इसको और भी पूछा गया, बट बैड डेब्ट्स होता गया। बैड डेब्ट्स की हिंदी होती है डूबा हुआ धन। बहुत बार लोग हिंदी से में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे आगे मैं आपको एक नाम बताऊंगा आउटस्टैंडिंग, उसकी हिंदी व्यय होती है। एक्सपेंस की हिंदी भी व्यय होती है। अब काफी लोग परेशान हो जाते हैं और वो एक्सपेंस के हिसाब से उसको बनाने लगते हैं, बट उसको मैं समझाऊंगा कैसे क्या करना है। बट पहले मैं आपको बैड डेब्ट्स समझा देता हूँ। बैड डेब्ट्स मतलब होता है डूबा हुआ धन। क्या होता है, जैसे मान लो मैंने किसी कंपनी को 15,000 रुपए का सामान बेचा और बाद में वो कंपनी भाग गई। अब मुझे उस कंपनी से पैसा मिलने की उम्मीद खत्म हो गई। जब पैसा मिलने की उम्मीद खत्म हो जाती है उसको हम बोलते हैं बैड डेब्ट्स, डूबा हुआ धन। किसी व्यक्ति को मैंने सामान सेल किया और वो चला गया ऊपर। मतलब जब आपको किसी व्यक्ति से पैसा लेने की उम्मीद, किसी व्यक्ति या पार्टी से पैसा मिलने की उम्मीद खत्म हो जाती है तो उसको हम बैड डेब्ट में डालकर बैलेंस कर देते हैं। क्यों करना पड़ता है हमें, मैं बता दूं। जैसे मान लो मैंने किसी को 15,000 रुपए का सामान बेचा, इसको जब हम बिल बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे। मान लो मैंने 15,000 रुपए का एक मोबाइल फोन राहुल को उधार पर बेचा, तो हम बना देंगे टू मोबाइल अकाउंट बाय राहुल अकाउंट, ठीक है, बाय राहुल अकाउंट। इसका मतलब ये है कि राहुल जो है वो हमारी कंपनी का देनदार है, मतलब कर्जदार है। लेकिन अब एक साल बाद मुझे पता चला कि ये पैसा मुझे मिलना ही नहीं है, तो मुझे राहुल का नाम तो हटाना पड़ेगा डेप्टर्स से, क्योंकि जब तक वो डेप्टर्स में रहेगा तब तक वो करंट एसेट्स मेरे लिए रहेगा। बट एक्चुअल में वो एसेट्स नहीं रहा, अब वो पैसा डूब गया, तो मुझे उसको दिखाना पड़ेगा। तो हम
एक और बिल बनाएंगे, उस 15,000 रुपए को डूबा हुआ धन में दिखा देंगे। तो पैसा मेरा डूबा था, किसको, जिसको मैंने बेचा था। मान लो मैंने राहुल को माल बेचा था और राहुल मेरा पैसा लेके भाग गया, तो हम बना देंगे बाय बैड डेब्ट्स टू राहुल। जैसे मैं टू राहुल डाला तो राहुल का काम खत्म, और बाय बैड डेब्ट्स आपका डाल देंगे तो बैड डेब्ट्स जो होगा वो पैसा जो आपका 15,000 रुपए राहुल के पास था अब वो डूब गया। ये टैली की डेफिनेशन के अनुसार हो जाएगा। तो बैड डेब्ट्स आपको समझ में आ गया होगा ना। थ्योरी नोट करते जाइएगा और मुझे शेयर भी करिएगा आप। अगर मैं अगले नाम की बात करूं तो जिसकी मैं चर्चा कर रहा था अभी, आउटस्टैंडिंग। अब एक चीज समझिए, अगर आउटस्टैंडिंग का मतलब हम व्यय के हिसाब से बना रहे होते तो एक्सपेंस का कोई यूज ही ना होता। एक्सपेंस आते हैं ना बिल में, ओके। तो आउटस्टैंडिंग की हिंदी तो व्यय ही होती है, बट इसका मतलब क्या होता है, ये वे खर्चे होते हैं जिनको हम अभी नहीं आगे देने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि हमें बिल्डिंग का रेंट देना है, लेकिन मैं अभी नहीं दे रहा, अभी बाकी रहने दो, उसको अगले महीने दे देंगे हम। तो एक प्रकार से एक्सपेंस तो है, बट अभी मैं नहीं कर रहा, मैं नेक्स्ट मंथ करने वाला हूँ। तो ये वो वे होते हैं जिनको करंट टाइम में नहीं, नेक्स्ट टाइम में, यानी कि नेक्स्ट मंथ हो सकता है, 2-3 महीने बाद हो सकता है, करना होता है। वो हमारा आउटस्टैंडिंग कहलाता है। अगर इसको हम व्यय भी कह सकते हैं और इसको हम बकाया भी कह सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में ये हमारे लिए खर्च या व्यय ही कहलाता है। तो बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग की हिंदी सर्च करते हैं जाकर अलग अलग डिक्शनरी में, और वहां पर देखते हैं तो इसकी हिंदी निकल कर आती है व्यय। जब मैंने बोला आउटस्टैंडिंग रेंट 20,000 रुपए, तो बना देते हैं बाय आउटस्टैंडिंग टू रेंट, जबकि ये टोटली रॉन्ग है। ये खर्चा है लेकिन अभी नहीं है, आगे होगा, जिस वजह से इसको हम टू में डालेंगे, टू आउटस्टैंडिंग बाय रेंट। ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। ओके, अगर मैं बात करता हूं अगले नाम की, तो ये है प्रीपेड और पोस्टपेड का नाम तो आपने पक्का सुना होगा। देखो, प्रीपेड और पोस्टपेड क्या होता है। प्रीपेड, अगर मैं पहले इसको डिफाइन करने से पहले सिम कार्ड की बात करता हूं, तो मेरे हिसाब से सभी के पास सिम कार्ड होगी। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस क्लास को में विजिट कर रहे हैं, सबके पास सिम कार्ड तो डेफिनेटली होने वाली है। आप उस सिम कार्ड में क्या करते हैं, पहले कॉल यूज उसका यूज करते हैं, बाद में रिचार्ज कराते हैं, या पहले रिचार्ज कराते हैं बाद में उसका यूज करते हैं। डेफिनेटली पहले आपको रिचार्ज करना पड़ता है, बाद में उसका भी यूज करते हैं। रिचार्ज खत्म होने के 3 से 4 दिन पहले से ही आपके पास कंपनी के थ्रू कॉल आने लगती है कि आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है। और यहाँ तक कि 1-2 दिन पहले तो आप जब किसी को कॉल करते हो तब भी वो 15 मिनट 15 सेकंड तक तो वही बताता रहता है, जो कि आपको काफी बोरिंग फील कराता है, काफी इरिटेटिंग भी होता है आपके लिए। तो पहले हम रिचार्ज करते हैं, तब जाकर उसका यूज करते हैं। उसको हम बोलते हैं प्रीपेड सिम। प्रीपेड का मतलब होता है पहले अदा करना, ठीक है। क्या होता है, पहले अदा करना। तो जब बात आती है प्रीपेड की, तो वहां पर मतलब होता है कि हमारी कंपनी ने पहले अदा कर दिया है, बाद में सेवाएं लेने वाला है। जैसे किसी चीज को हम परचेस करने वाले थे, उसके लिए हमने पहले पे कर दिया और परचेस 1-2 दिन बाद करेंगे। या मान लो किसी व्यक्ति से हम काम कराने वाले थे, उसके पहले हमने उसको भुगतान कर दिया, बाद में हम काम कराएंगे। हम आपको पढ़ाने वाले थे, उसके पहले आपने हमें भुगतान कर दिया और बाद में हमने पढ़ाया। ये प्रीपेड कहलाता है। जैसे कि मैं, काफी छात्र ऐसे हैं जो प्रीपेड यानी कि पहले अमाउंट पे कर चुके हैं, जो हमारी क्लास को ले रहे हैं, लेकिन कुछ छात्र ऐसे हैं जो पहले जिन्होंने ज्वाइन किया था वो पोस्ट पेड है, मतलब उनका जो अमाउंट है वो लास्ट में पे होना था। स्टार्टिंग के कुछ 50 स्टूडेंट्स के समथिंग ऐसे थे। तो ये प्रीपेड और पोस्ट पेड होता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रीपेड क्या होता है, पोस्ट पेड का मतलब होता है पहले इस्तेमाल करें बाद में भुगतान करें। अब बात कर लेते हैं BOM। क्या होता है BOM? इसका फुल फॉर्म होता है बिल्स ऑफ मटेरियल। क्या होता है, कब यूज करते हैं, तो आपको मैं बता दूं, टैली में आप बिल तो कई प्रकार के बनाते हो। जैसे कि हम लोग रेडी मटेरियल को परचेस करते हैं, रेडी मटेरियल को बेच लेते हैं, होता है ना। ये हमने पेन खरीदा और बाद में इसी पेन को बेचा, ये आपका रेडी मटेरियल कहलाएगा। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहां पर रॉ मटेरियल को परचेस करते हैं और रेडी मटेरियल को सेल करते हैं, होता है ना ऐसा। जैसे कि ये जो पेन बनाने के लिए हमने अलग अलग से सामान परचेस किया, ये परचेस किया, फिर ये बीच वाला, फिर उसके बाद ये अंदर जो आपको दिख रहा होगा वाटर, और इसको कंप्लीट करने के बाद हमने पेन बनाया। तो हमने खरीदा नहीं था पेन, हमने खरीदे थे ये पेन के पुर्जे और बेचे क्या है, पेन। तो बिल्स ऑफ मटेरियल में क्या होता है कि रॉ मटेरियल को ऐड किया जाता है, ठीक है।
बिल्स ऑफ मेटेरियल। जैसे सुनार काम क्या होता है, वो रिंग खरीद कर रिंग नहीं बेचता, वो गोल्ड परचेस करता है और उससे रिंग या आभूषण, अलग अलग प्रकार के आभूषण को बनाता है और उसको सेल कर लेता है। तो ये आपको समझना होता है। बिल्स ऑफ मटेरियल का मतलब होता है रॉ मटेरियल को इंक्लूड करना बनाना, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं आखिरी जो मैंने नंबर लिखा हुआ है नंबर 6, जिसमें आपको दिख रहा होगा परचेस एंड सेल्स रिटर्न। परचेस और सेल्स रिटर्न में बहुत सारे छात्र कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे छात्रों को इसका लेजर समझ नहीं आता। तो आज मैं इसका लेजर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप क्लास को बिना स्किप किए हुए समझेंगे तो डेफिनेटली आज के बाद परचेस और सेल्स रिटर्न को लेकर तो आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। और जिन जिन लेजर को लेकर कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि इनको लेकर मैं भी एक वीडियो बना के आप लोगों के बीच में अपलोड शेयर कर सकूं, ताकि आप लोगों की वो भी कंफ्यूजन दूर हो जाए। ओके, तो परचेस का मतलब तो आपको पता ही होता है, खरीदना। परचेस रिटर्न का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने इस पेन को खरीदा और परचेस रिटर्न, और मैंने इस पेन को वापस कर दिया, ठीक है। पहले मैंने खरीदा और बाद में मैंने वापस कर दिया, लेकिन जब मुझे प्रोडक्ट का नाम नहीं पता तो हम परचेस और परचेस रिटर्न बोलते हैं। लेकिन जब मैंने बोला कि मैंने पेन खरीदा तो वहां पर पेन और पेन रिटर्न हो जाता है, ठीक है। तो परचेस और परचेस रिटर्न एग्जैक्टली इसी प्रकार से मैंने किसी चीज को बेचा और बाद में उस व्यक्ति ने उसको वापस कर दिया, तो वो सेल्स रिटर्न कहलाता है। तो परचेस रिटर्न का मतलब होता है जब खरीदा हुआ माल आपने उसको वापस कर दिया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, परचेस रिटर्न। और सेल्स रिटर्न जब बेचा हुआ माल आपको वापस मिलता है, उसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। अब इनका लेजर क्या बनता है, तो एक चीज बताइए, जैसे मान लो मैंने 500 रुपए के केला बेचे, 500 रुपए के केला बेचे, अब सामने वाले व्यक्ति ने 100 रुपए का केला मुझे वापस कर दिया, तो डेफिनेटली मैंने उसको 400 रुपए का केला बेचा। अब मुझे कुछ ऐसा लेजर बनाना पड़ेगा ताकि टैली ऑटोमेटिक उसको माइनस कर दे। तो केला का लेजर फिक्स एसेट्स ही तो बनाएंगे ना, लेकिन वहीं पर अगर सामान का नाम नहीं पता, तो हमने बोला कि हमने कुछ सामान बेचा 500 रुपए का और 100 रुपए का सामान मुझे वापस मिल गया, तो डेफिनेटली जो सामान के लिए जो मैंने लेजर का यूज किया था वही लेजर हम रिटर्न के लिए यूज करेंगे। तो हमने सामान का जब नाम नहीं पता होता तो हम वहां पर सेल्स यूज करते हैं ना, सेल्स अकाउंट। एग्जैक्टली सेल्स अकाउंट का लेजर क्या बनता है, सेल्स अकाउंट बनता है। तो डेफिनेटली उसके रिटर्न का लेजर भी सेल्स अकाउंट ही बनेगा। अगर किसी प्रोडक्ट को हमने परचेस किया था और फिर मैंने उसको रिटर्न कर दिया तो परचेस रिटर्न हुआ, तो परचेस रिटर्न का लेजर क्या बनेगा, परचेस अकाउंट। परचेस का लेजर भी परचेस अकाउंट और परचेस रिटर्न का भी लेजर परचेस अकाउंट। सेल्स का लेजर सेल्स अकाउंट और सेल्स रिटर्न का लेजर भी सेल्स अकाउंट ही बनेगा। तो डेफिनेटली आपको ये 6 जो आपको पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं वो समझ में आ गए होंगे। अच्छे से इनके नोट्स बनाएंगे और आज शाम को रात के तो 9 बज चुका है, कल सुबह तक आप मेरे साथ शेयर कर लेंगे। थैंक यू सो मच इस क्लास को आखिरी तक एंजॉय करने के लिए। मिलते हैं हम कल की क्लास में, तब तक अपना ख्याल जरूर रखें। थैंक यू।